हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरण चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम दृश्य की क्विक बुक कर रहे हैं जिसमें हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल, राइट। तो चैप्टर नंबर 24 है जो कि भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। ठीक है गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड शेयर करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारा ये चैप्टर है, ठीक है। तो अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। चलिए भूकंप से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा सही करा जाए। हाँ, पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बल के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है जिसके कारण तरंगे उत्पन्न होती है और ये सभी दिशाओं में जो है कंपन करती है, और ये क्या है, इसी को हम भूकंप बोलते हैं। मतलब समझिए, देखिए क्या होता है, पृथ्वी पे ना कुछ अंदर से बल लगता है, कुछ बाहर से बल लगते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, राइट। इसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा की वजह से पृथ्वी कंपन करने लगती है। मतलब ऊर्जा क्या होती है, तरंगों के रूप में होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, भूकंप बोल देते हैं। ठीक है। भूकंप दो तरीके से हो सकता है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है, या कुछ मानवीय कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है। जैसे अगर हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो ये मानव कर रहा है, तो ये मानवीय कारण की वजह से क्या होगा, पृथ्वी कंपन करेगी। दूसरा, भूमिगत खानों की जो है छतें होती है ना, वो गिर जाए अगर, तो भी पृथ्वी कंपन करने लगती है, हिलने लगती है, राइट। अब इसने कहा वह स्थान जहां से जो ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है। मतलब समझिए, अगर पृथ्वी पे भूकंप यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, यानी यहाँ से ऊर्जा निकलना स्टार्ट हुई है, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र, और क्या है, भूकंप मूल, यानी कि इंग्लिश में भी याद रखिएगा, फोकस बोलते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले जहां समकोण पे 90 डिग्री पे सबसे पहले पृथ्वी के धरातल पे जहां पे भी पहुंचती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र बोलते हैं, 90 डिग्री। सॉरी, उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र ये वाला जो एरिया होता है ना, जो सबसे पहले पहुंचती है जहां पे ये तरंग या ऊर्जा, उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, एपिसेंटर बोलते हैं। ये 90 डिग्री पे होती है, बिल्कुल ठीक ऊपर कह लीजिए या 90 डिग्री पे कह लीजिए, ठीक ऊपर होती है, 90 डिग्री पे होती है, राइट। अब पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान जो है तीव्रता वाले बिंदुओं को अगर हम मिला दें, भूकंप के समान तीव्रता वाले, मतलब सपोज कि यहाँ 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 अगर समान तीव्रता है, इन सभी बिंदुओं पे अगर समान तीव्रता है और सबको आप मिला दे, तो इस पूरी रेखा को आप क्या बोलेंगे, समभूकंपी रेखा बोलते हैं। ठीक है। इसने कहा भूकंप जब आ रहा होता है ना, उससे पहले क्या होता है, जो वायुमंडल होता है उसमें एक गैस की मात्रा बढ़ जाती है जिसका नाम है रेडॉन गैस। मतलब अगर वायुमंडल में इस गैस की मात्रा बढ़ती है तो समझ लीजिए भूकंप आने वाला है। भूकंप का जो आप अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है। अब तरंगे होती है, भूकंप जब आता है ना, तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है। तीन तरह की तरंगे हैं, एक पी तरंग होती है, एस तरंग होती है, एल होती है। ठीक है। जो पी एस तरंग होती है उसको हम भूगर्भिक तरंग बोलते हैं। ठीक है। एक जो एल तरंग होती है जिसको हम बोलते हैं धरातलीय तरंग। सबके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग। हाँ, अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पी तरंगों की बात करी गई है। ठीक है। तो पी तरंगों की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है ना, पृथ्वी पर सबसे पहले, पृथ्वी पर मतलब धरातल, देखिए इसमें लिखा है भूकंप के समय सबसे पहले, यानी कि पी तरंगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। सबसे पहले कौन सी तरंग उत्पन्न हो रही है, पी। तो उद्गम स्थल, यानी कि जहां से भूकंप स्टार्ट होता है वहां से चारों तरफ चलती है ये। ठीक है। और पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले यही पहुंचती है, सबसे पहले यही पहुंचती है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्राथमिक तरंग बोल देते हैं। अच्छा, ये तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का क्या मतलब हो गया, कि अगर तरंग ऐसे चल रही है तो जो माध्यम के कण है वो कैसे कंपन करते हैं, बिल्कुल सेम, जिस दिशा में भूकंपीय तरंग चल रही है उसी दिशा में माध्यम के कण भी कंपन कर रहे हैं। ठीक है। समानांतर कंपन कर रहे हैं। ठीक है। तो और एक चीज और, ये तरंगे कहाँ कहाँ चलती हैं, ठोस माध्यम में भी चल सकती है, तरल में भी, और गैस, तीनों में चल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इसके वेग की, तो इसका जो वेग होता है ना, ठोस में सबसे ज्यादा, तरल में उससे कम, और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है। गति की बात करते हैं तो सबसे तेज होती है ये। ठीक है। कौन सी तरह सबसे तेज होती है, पी। और अगर तीव्रता की बात करें तो सबसे कम इसकी तीव्रता होती है, यानी गति, यानी कि अगर हम की बात करें, गति की बात करें तो पी की गति सबसे ज्यादा, उसके बाद एस होती है, फिर उसके बाद एल। लेकिन अगर हम तीव्रता की बात करें तो पी की सबसे कम, उसके बाद एस होती है, सबसे ज्यादा एल की होती है, राइट। चलिए अब एस तरंगों पे आ जाते हैं। तो गाइस, एस तरंगों की अगर हम बात करें, ओके चलिए, तो इसमें लिखा है पी तरंगों के बाद कौन सी तरंग जो है ना पृथ्वी की सतह पे पहुंचती है, वो होती है एस तरंग। ठीक है। इसलिए इसे हमने क्या बोल दिया, द्वितीयक तरंग, और इसे हम गौण तरंगे भी बोलते हैं। अब ये कैसी होती है, अनुप्रस्थ। ऊपर वाली कैसी थी, अनुदैर्ध्य। ये वाली कैसी है, अनुप्रस्थ। मतलब प्रकाश तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग होती है, उसी की तरह एस तरंग भी होती है। मतलब कि तरंग ऐसे ऐसे चल रही है इस दिशा में। ठीक है। लेकिन जो माध्यम में कण है ना, वो
लंबवत कंपन कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह के लंबवत कंपन कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर वही बात, गति जो है इसकी पी से इसकी गति पी से कम होती है, एल से अधिक होती है। ठीक है, गति की हमने बात करी, सबसे ज्यादा पी की होती है, उसके बाद एल की होती है, उसके एल की होती है। ठीक है, तीव्रता सबसे कम इसकी, फिर ऐसे और ऐसे, यानी कि ये हो गई गति और ये हो गई तीव्रता। ठीक है, समझ जाएंगे आप। हाँ, एक बात करते, पी पी किस किस माध्यम में गमन कर रही थी? ठोस, तरल, गैस, तीनों में। लेकिन एस की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में करेगी? ठोस माध्यम में, एल तरंगों पे आ जाओ। इसको हम लव वेव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने भी इसका नामकरण किया उस वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड हफ लव, तो उन्हीं के नाम पे लव तरंग हो गई। ठीक है, गति की बात करें तो सबसे कम एल तरंग की होती है, क्यों? पी एस एल। ठीक है, पी की गति सबसे ज्यादा, फिर एस की होती है, फिर एल की होती है। लेकिन अगर तीव्रता की बात करें तो पी सबसे कम, एल की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यही बात हो गई। ये कब पहुंचती? सबसे पहले पी पहुंचती, फिर एस पहुंचती है सत्ता पर, फिर सबसे लास्ट में एल पहुंचती। तीव्रता हम जान चुके हैं। हाँ, अब सबसे विनाशकारी कौन सी होती है, जिससे भूकंप आता है, जिससे तबाही मच जाती है? तो वो होती है एल तरंग। सबसे लास्ट में पहुंचती है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग यही है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ, ये हम देख चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इसमें कणों का जो कंपन होता है, दोलन होता है, वो दिशा, जो तरंग की दिशा होती है ना, यानी कि जो भूकंपीय तरंग होती है उसकी दिशा के समानांतर होता है। इस वाले में कैसा होता है? लंबवत होता है, हम देख चुके हैं। ये दिशा है, इसके समानांतर चल रही थी कण, और ये तरंग की दिशा है और इसके लंबवत चल रहा था कण। ठीक है, तो ये हो गई ध्वनि तरंग की तरह, ये प्रकाश तरंग। भूकंपीय तरंगों का संचरण की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ सेस्मिक वेव्स, राइट। भूकंप शास्त्र के अध्ययन अनुसार, भूकंप शास्त्र का जब आप अध्ययन करते हैं तो क्या पता चला कि भूकंप की उत्पत्ति जो है पीएसएल तरंगों के रूप में होती है। भूकंपीय तरंगों के संचरण में सबसे पहले पी, फिर एस और फिर एल तरंग का गमन होता है। मतलब सबसे पहले पी आती है, फिर एस आती है, फिर एल तरंग आती है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है, यानी गति घनत्व पर निर्भर कर रही है। मतलब पृथ्वी की आंतरिक परतों का जो घनत्व होता है वो सतह की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। उसके कारण क्या होता है? भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है, राइट। मतलब क्या बोला इसने, फिर समझो। मतलब अगर हम बात करें, इस लास्ट चैप्टर में भी हम देख चुके हैं, हमने कहा कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग होते हैं ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होती है तो तरंगों की गति भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं, डेंसिटी कम होने लगती है, तो तरंगों की गति भी क्या होने लगी? कम होने लगी। यही बात कही है इसने, और कुछ नहीं कहा। पृथ्वी की आंतरिक परतों में गुटनबर्ग असंतत, मतलब गुटनबर्ग कहाँ पे देखा था? जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी थी तो हमने यहाँ देखा था क्रस्ट, फिर हमने देखा था मेंटल, फिर हमने देखा कोर देखा था। ठीक है, तो मेंटल जो है ना, कहाँ खत्म हो रहा था गाइस? मेंटल खत्म है 2900 किलोमीटर पे खत्म हो रहा है। यही वाली जो लाइन थी ना, ये गुटनबर्ग थी, राइट। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी यही वाली थी, जो मेंटल और कोर को अलग करती है। ठीक है, तो गुटनबर्ग तक क्या होता है कि पी और एस तरंगों की गति में वृद्धि होती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? एस तरंग विलुप्त हो जाती है और पी तरंगों की गति में अचानक से कमी आ जाती है, क्योंकि बाह्य कोर का पदार्थ जो है ना तरल अवस्था में होता है, और एस जो तरंगे होती है वो तरल माध्यम में संचरण नहीं करती है। ठीक है, मतलब समझिए, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा, हमने इसमें देखा था कि ये तो हो गया आपका क्रस्ट, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मेंटल के बाद कोर आता है, जो दो भागों में बढ़ जाता है। ये है आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। ठीक है, ये दोनों कोर है। आउटर कोर कैसा होता है? तरल अवस्था में होता है, और ये ठोस अवस्था में होता है। अब हमने कहा तरल, पी तरंगे तो सब में चल सकती हैं, यानी ठोस, तरल, गैस, तीनों में। लेकिन एस तरंगे तरल में नहीं चलती हैं, यानी कि तरंगे चल तो रही हैं। अब जैसे ही पी और एस दोनों आ रही है, ठीक है, तो हम जैसे ही ओ पे आए ना, आउटर कोर पे आए, तो हमने देखा यार ये तो तरल अवस्था है, एस तरंग यहाँ पे गायब। ठीक है, और पी तरंग जैसे ही इस तरल अवस्था में आई, तरल माध्यम में आई, तो पी तरंगों की गति में कमी आ गई। क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी गाइस। चलिए गाइस, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया कि एस तरंग क्यों गायब हो गई? तरल अवस्था में नहीं चलती है एस तरंगे। ठीक है, इसलिए वो गायब हो गई। और पी तरंगों की गति हमने कहा घनत्व पे डिपेंड करती है, तो ठोस का घनत्व ज्यादा है तो तेज स्पीड में चलेगी, तरल का कम होता है तो थोड़ी सी धीरे हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पी तरंग धीमी हो गई। अब इसने लिखा कि चलिए फिर इसमें क्या होता है? वाह्य कोर में क्या होता है? पी तरंगों का क्या होता है गाइस? यहाँ पे परावर्तन होता है एवं
अपवर्तन दोनों ही होते हैं, ठीक है। लेकिन आंतरिक कोर में जो जब हम आते हैं तो वो ठोस अवस्था में होता है, आंतरिक कोर यानी कि इनर कोर, ठीक है। तो जैसे आंतरिक कोर में पहुंचती है ना, पी तरंगों की गति में क्या हो जाता है, वापस से वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में है। क्योंकि क्या होता है, अत्यधिक दाब के कारण आंतरिक कोर का पदार्थ जो है ना ठोस अवस्था में होता है। और अगर हम एल तरंगों की बात करें तो ये सतह पर गति करती है, इसलिए सबसे अधिक क्या होती है, विनाशकारी होती है। चलिए भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र की बात करते हैं। मतलब ये छाया क्षेत्र क्या मतलब, ये हो गया ना गाइस कि पृथ्वी के अंदर ऐसी कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको ये तरंगे नहीं दिखेंगी, ठीक। तो वही छाया क्षेत्र है, मतलब यहाँ गायब हो जाएंगे। तो पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां भूकंप लेखी द्वारा, भूकंप लेखी एक वो है इंस्ट्रूमेंट, इसके द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेख नहीं मिलता है। मतलब आप गायब से दिख जाएंगी भूकंपीय तरंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, छाया क्षेत्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों का संचरण क्या होता है, नहीं होता है, नहीं चलती है। भूकंप के अधिकेंद्र, अधिकेंद्र क्या होता है गाइस, जहां पे भूकंप सबसे पहले ऊपर दिखाई देता है, तरंगे सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर दिखाई देती हैं। तो अधिकेंद्र से अगर आप 150 डिग्री तक अंदर की तरफ पृथ्वी में जाते हैं तो आपको ना पी और एस दोनों तरह की तरंगे दिख जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपने पृथ्वी की सतह से देखा, ये अधिकेंद्र है, राइट, जहां पे भूकंप सबसे पहले पहुंचा है, ठीक है। वहां से आपने अगर कहां तक देखा, 105 डिग्री तक देखा, आपने 105 डिग्री तक देखा, तो आपको एस तरंगे भी दिखेंगी, पी तरंगे भी चलती हुई दिखेंगी। लेकिन जब 105 से लेकर हम 145 डिग्री तक पहुंचते ना, 105 से लेकर 145 डिग्री तक पहुंचते, तो यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों इस जगह पे क्या होता है कि ये इन तरंगों का आपको अभाव दिखेगा, यानी आपको तरंगे नहीं दिखेंगी। इसलिए क्षेत्र क्या होता है, पी और एस दोनों के लिए क्या बन जाता है, छाया क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर से 105 तक तो आपको ना दोनों दिखेंगे। देखिए ये रेड कलर की और एक काली कलर की तरंगे दिख रही होंगी आपको, ठीक है। काली वाली पी है, रेड वाली एस है, ठीक है। तो 105 तक तो आपको दोनों दिख रही है, लेकिन 105 से लेकर 140 नहीं है, यहाँ 45 होगा शायद, ठीक है। एक बार देख लें, चेक कर लें, हाँ 45। तो यहाँ 145 तक क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी तरंग नहीं दिख रही है, ठीक है, नहीं दिख रही है, ओके। तो ये हो गया छाया क्षेत्र, पी और एस दोनों के लिए हो गया। लेकिन अब 145 के बाद से ना आपको ना एक तरंग दिखेगी, कौन सी वाली, पी वाली दिख जाएगी, एस वाली गायब दिख रही है, मतलब एस वाली नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि जब भी कोर की आप बात करते हैं ना, ये लिक्विड वाला एरिया होता है, लिक्विड वाले में एस गायब हो जाती है, ये वाला ठोस वाला होता है, ठीक है। तो मतलब हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि 105 तक तो दोनों मिल रही है आपको, 105 तक, लेकिन 105 से 45 तक के बीच में आपको पी और एस दोनों गायब दिखेंगी, उसके बाद पी आपको वापस दिखने लगेगी, राइट। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है भैया। ओके, कुछ लिखा ही नहीं है, इसके नीचे लिखा है शायद, हाँ अब इसने लिखा 145 के बाद पी तरंगे वापस से दिखने लगती है, एस तरंगे गायब हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है। अब इसने कहा 105 से लेकर 45 तक का जो क्षेत्र है वो पी तरंगों के छाया क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है यहाँ पे, और भूकंपीय तरंगों का ही छाया क्षेत्र, मतलब दोनों गायब हो गई है, ठीक है। एल की तो बात ही नहीं हो रही, धरातल पे दिखेगी आपको, ठीक है। अब भूकंपीय छाया क्षेत्र बनने का प्रमुख कारण क्या है, पी और एस तरंगों की प्रवृत्ति है, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में तरल और ठोस दोनों ही है। मतलब अगर नहीं दिख रही है, इसका मतलब समझ लीजिए कि अंदर अंदर का जो भाग है खाली आप कह दो ठोस ही ठोस है, नहीं, ठोस भी है तरल भी है। तो पी तरंगों की गति तरल भाग में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और एस तो आपकी गायब भी हो जाती है तरल में, ठीक है। अच्छा, एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है पी से अधिक है, क्यों, देखिए पी तरंग यहाँ से यहाँ तक तो दिख रही है आपको, ठीक है। पी तरंग यहाँ गायब हो रही है, फिर वापस दिखने लगी, लेकिन एस तरंग यहाँ के बाद दिखना ही बंद हो गई। मतलब एस तरंग आपको सिर्फ इतने एरिया में दिख रही है, पी आपको बस इतने में गायब हुई है, लेकिन वापस से आपको पी दिख रही है, यानी कि छाया क्षेत्र एस का ज्यादा है एज कम्पेयर टू पी, ये हो गया। अब इसमें भूकंप के कारण देखिए, प्राकृतिक भी कारण हो सकता है, मानव जनित भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है, राइट। तो चलिए देखें क्या कहानी है। तो प्राकृतिक कारण की बात करते हैं। तो एक इसमें लिखा है भ्रंश, यानी भूगर्भिक हलचल, भूगर्भ में कुछ हलचलें हो रही है, जिसके द्वारा क्या होता है, भू परपटी भ्रंश, भ्रंशन और बलन होता है, ठीक है। भूपटलीय क्या भू देखिए भ्रंशन होता है, दरारें पड़ती है, बलन होता है, यानी बलन इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो इसने कहा जिसका प्रमुख कारण क्या है, तनाव मूलक और संपीड़न बल। तनाव मूलक बल क्या होता है कि अगर ये पृथ्वी है, एक बल यहाँ लग रहा है, एक यहाँ तनाव। संपीड़न बल क्या होता है, जो दोनों एक साइड लग रहा है, ठीक है, तनाव और संपीड़न। तो इस तरह से तनाव मूलक और संपीड़न बल हो गया, ठीक है। इसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। तो जब इसने कहा कि जब तनाव मूलक बल लगता है तो क्या होता है, भ्रंशों का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जब संपीड़न बल होता है तो बलन का, मतलब अगर ये पृथ्वी की सतह यहाँ और यहाँ इस तरह से बल लगता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बल लग रहा है, तो गाइस यानी कि खिंच रहा है इधर उधर, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, दरार बनेगी। दरार यानी कि आप भ्रंश कह लीजिए। लेकिन अगर ये पृथ्वी की सतह है और एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल उसी डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन
डायरेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे जो पृथ्वी की सतह है ना मुड़ने लगेगी, तो इसे आप कह लीजिए क्या हो गया, वलन, वलन बोल दीजिए इसको, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है, ठीक है। अब इसे लिखा है उत्तरी अमेरिका में क्या है, जुआन डी फूका भ्रंश एक है, इसी वजह से हुआ, तनाव मुरब्बर लग रहा होगा, जुआन डी फूका भ्रंश बन गया। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी भी इसका एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक सिंपल देखा, क्या देखा हमने, भ्रंश वाला देख लिया, प्राकृतिक कारण भ्रंश। अब दूसरा है ज्वालामुखी। अब देखिए इसमें लिखा है ज्वालामुखी एवं भूकंप की क्रिया एक दूसरे से क्या होती है, अंतर संबद्ध होती है, ठीक है। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ समानता भूकंप की उत्पत्ति होती है तथा इस भूकंप की तीव्र मतलब भूकंप की जो तीव्रता है ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करती है, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकंपीय क्रिया के साथ ज्वालामुखी हो। मतलब आप समझिए, मतलब इसने कहा ज्वालामुखी आया तो समझिए कहीं ना कहीं भूकंप भी आ गया, आएगा, मतलब प्रत्येक ज्वालामुखी के संग एक भूकंप आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है प्रत्येक भूकंप के संग ज्वालामुखी आए ही आए, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, इतनी सी बातें इसमें कही है, ठीक है। भूकंप इन दोनों की। आप आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है गैसों का फैलाव, इसकी वजह से भी भूकंप आ रहा है, कैसे देखते हैं। भूपटल या भूपरपट्टी कह लीजिए, बिल्कुल सबसे ऊपर वाला भाग होता है पृथ्वी का, उसके नीचे ना गैसों का क्या होता है, प्रसार से सामान्यतः भूकंप का अनुभव होता है। गैस चल रही होती है अंदर, पृथ्वी के अंदर गैसें घूम रही होती है किसी तरह से, उसकी वजह से भूकंप आता है। जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है तो वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण गैस और वाष्प में बदलता है। बदलने से क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है, वह ऊपर की ओर गतिशील होता है और इससे क्या होता है, भूकंप उत्पत्ति होती है। समझिए फिर से। इसने बोला पृथ्वी के अंदर क्या है, तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है, पृथ्वी के अंदर जल पहुंचेगा, तापमान बहुत ज्यादा है तो वो क्या होगा, वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा, ठीक है, ठीक है, क्या होगा, गैस, वाष्प बनेगा, गैस बनेगा, गैस बनेगा, से वाष्प में बदलेगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी वजह से क्या होता है कि आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, वाष्प बनेगा, गैस बनेगा, जो भी आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी तो ये ऊपर मतलब क्या होगा, तथा वह ऊपर की ओर गतिशील होता है और इसकी वजह से क्या होता है, फिर हलचल होगी, हलचल होगी तो भूकंप आएगा, ठीक है। मतलब जल जो है ना गैस और वाष्प में बदलेगा, बदलने की वजह से आयतन में वृद्धि होगी, ऊपर की तरफ जाएगा ये, जो भी गैस या वाष्प ऊपर की तरफ जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा कि पृथ्वी की सतह पे भूकंप जैसा कुछ आपको फील होने लगेगा। एक कारण क्या है, प्लेट विवर्तन की, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे जो पृथ्वी, हमारी पूरी पृथ्वी है ना, ये कुछ प्लेट, अलग अलग प्लेटों पे चल रही है, ठीक है। तो ये प्लेटें या तो एक दूसरे से टकराएं तो हलचल होगी, या फिर ऐसे जाए, ये प्लेट ऐसे जाए, ये प्लेट इधर जा रही है, इधर जा रही है, चिपकती हुई जा रही है, तो क्या होगा, एक दूसरे को घसीटे, मतलब क्या होगा, एक दूसरे से चिपकती हुई जब चलेंगे तो उस एरिया में क्या होगा, हलचल होगी, ठीक है। ये भी भूकंप का एक कारण हो जाता है, बात यही है, ठीक है। पढ़ लेते हैं फिर। इसमें लिखा है इस संकल्पना के अनुसार स्तर भाग कठोर प्लेटों से निर्मित है, गतिमान अवस्था में विद्यमान है और प्लेटें गतिमान अवस्था में चल रही है। इन्हीं संरचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षित प्लेटों के सीमांतों पर, सीमांत यानी कि उनके किनारों पर क्या होता है, भूकंपीय घटनाएं होती है। मैंने वही कहा, अगर टकराती हैं तो भी होती है, अगर एक दूसरे से घिसट के चलती हैं तो भी होता है, क्या होगा, भूकंप जैसा आपको कुछ फील हो जाएगा। प्राकृतिक कारण थे वो सब, मानव जनित कारण भी देखिए, खनन अगर आप कर रहे हैं जीवाश्म ईंधन के लिए या फिर अन्य खनन कर रहे हैं तो उसकी वजह से पृथ्वी हिलेगी, बड़े पैमाने पे करेंगे तो बिल्कुल हिलेगी, भूकंप आ सकता है। भूमिगत जल का क्या होगा, अगर आप निष्कर्षण करेंगे तो भी भूकंप आएगा, बांधों का निर्माण करेंगे तो भी आएगा, परमाणु विस्फोट करेंगे तो भी भूकंप, भूमिगत परमाणु परीक्षण करेंगे तो भी ये भूकंप का कारण बन सकता है, पृथ्वी हिलेगी। अन्य कारण में जैसे उल्कापात हो गया, जैसे उल्कापात मतलब कोई उल्कापिंड आके पृथ्वी पर गिर गया, वहां पे पृथ्वी हिलने लगेगी, वो भूकंप है। पृथ्वी के घूर्णन यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है, या परिभ्रमण भी उसी को बोलते हैं, कि मतलब पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पे अगर घूम रही है, उसके अंतर्गत क्या होता है, अन्य आकाशीय पिंडों के पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाली हलचल, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है और जो अन्य आकाशीय पिंड है उनके प्रभाव, उनकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, हलचल हो रही है, तो वो भूकंप का एक कारण है। पृथ्वी के सॉरी भूकंप के प्रकार देखिए, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर, भूकंप मूल क्या था गाइस, हमने कहा जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है वो भूकंप मूल, और जहां पहुंच रहा है वो आपका होता है अधिकेंद्र यानी कि आपका एपी सेंटर होता है, ठीक है। तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं, तो उसकी जहां पे भी उसकी गहराई, गहराई कितनी गहराई पे हो रहा है, तो उस हिसाब से हम देखें तो भूकंप को 3 प्रकारों में हमने बांट दिया। एक हो गया छिछला उद्गम केंद्र हो गया, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, पृथ्वी से मतलब सतह से थोड़ी सी नीचे होगा, ठीक है। मध्यम उद्गम उद्गम केंद्र शायद और थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। एक हो गया गहरा उद्गम केंद्र, यानी काफी अंदर से तरंगे मतलब भूकंप की उत्पत्ति हुई है, ठीक है।
जिन भूकंप का भूकंप मूल 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर होता है, उसको हम बोलते हैं, मतलब इसे अगर 17 से अब 50 किलोमीटर तक आप पहुंच रहे हो, उसके बीच में कहीं उद्गम केंद्र है, तो उसको हम बोलते हैं छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप, राइट। ये अपेक्षाकृत ये सबसे विनाशकारी होता है, क्योंकि बिल्कुल पास में ही स्टार्ट हुआ है, मतलब पृथ्वी की सतह से बहुत ही पास में स्टार्ट हुआ है। तो क्या है, तरंगे बहुत तेजी से सतह पे आएगी तो विनाशकारी होगी। तो जिन भूकंप का जो भूकंप मूल होता है वो 50 से 250 किलोमीटर है, वो हमारा हो गया मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप हो गए, ठीक है। और जो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई में हो रहा है वो हो गए गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप हो गए, राइट। अब इसमें का छिछले उद्गम केंद्र वाले भूकंप सामान्यतः कम परिणाम, यानी कि 1 से लेकर 5 मैग्नीट्यूड, जबकि जबकि गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप सामान्यतः अधिक परिणाम यानी कि 6 से 8 या उससे अधिक मैग्नीट्यूड वाले होते हैं। इसमें लगा उत्पत्ति के कारणों के आधार पर क्या होता है, इसे मतलब भूकंपों को कई रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे इनमें का विवर्तनिकी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को, विवर्तनिकी क्रिया मतलब वही हो गया, हमने कहा प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे से घिसट के चल रही, तो उस टाइप का कोई भूकंप है उसको हम सामान्य भूकंप या विवर्तनिक भूकंप कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः इस तरह के भूकंप क्या होते हैं, अधिक आते हैं, ठीक है। हिमालय पे अगर आप बात करते हैं ना, मतलब अपने अगर इंडिया में बात करें तो हम देखते हैं दिल्ली में बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड में कुछ आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है ना गाइस, ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट और नीचे वाली जो इंडियन प्लेट है ना, वो एक दूसरे से टकरा रही है किसी तरह से, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रही है। इसकी वजह से आप देखते हैं ना कि यहाँ पे बहुत भूकंप आ रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये हो गया विवर्तनिकी क्रिया वाला हिसाब किताब। फिर उसके बाद है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। फिर खनन क्षेत्रों में क्या है, भूमिगत खनन की छत के गिरने के कारण जो भूकंप आता है उसको कोलैप्स भूकंप कहते हैं, ठीक है। अब इसमें का परमाणु रसायन विस्फोट की वजह से जो होते हैं वो विस्फोटक भूकंप कहलाते हैं। बांध बनाए हैं उनकी वजह से क्या, बांध जनित भूकंप या फिर हम कृत्रिम भूकंप भूकंप कह देते हैं। बांध की वजह से भी देखिए, जो बांध बनाते हैं ना बड़े बड़े, उसकी वजह से भी भूकंप आता है। कैसे आते हैं ये हम आगे पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं तो होगा पूरी ज्योग्राफी में, क्योंकि मैंने भी यहीं से पढ़ा है, तो भैया मुझे पता है कि बांध की वजह से आते हैं, कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन किया होगा। चलिए गाइस, यहाँ पे लिखा है भूकंपीय तीव्रता का मापन, देखिए अब इसमें लिखा है भूकंपीय तरंगों का मापन जो है सिस्मोग्राफ। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात, कहाँ पे तीव्रता आप मापते हैं, एक यंत्र है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ, उस पे नापते हैं, ठीक है। अब देखो, भूकंपों की तीव्रता को मापने के लिए जो है ना रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें यहाँ पता चलती हैं। भूकंप की तरंगों को जो है ना रिक्टर स्केल पे हम कहाँ 0 से 10 तक नापते हैं। स्केल का पैमाने पे है 0 से 10 तक, उसमें नापते हैं, ठीक है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंक, मतलब 0 से जब आप 1 पे पहुंचेंगे, 1 से 2 पे पहुंचेंगे, तो प्रति बढ़ता हुआ जो एक अंक है उसके साथ भूकंप की तीव्रता कितनी हो जाती है, 10 गुना हो जाती है, यानी कि 10 गुना बढ़ती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितनी भी थी, जब यहाँ आए तो 10 गुना बढ़ के, यहाँ आए तो दूसरे पे आएंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगी, और भी 10 गुना, ठीक है। तो भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति बढ़ते अंक के साथ लगभग क्या हो जाती है, 32 गुना बढ़ती जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्टर स्केल पैमाने को जो है ना चार्ल्स रिक्टर द्वारा जो खोजा गया था, इन्हीं के नाम पे इसे रिक्टर स्केल बोल दिया गया। ये गणितीय मापन यानी कि लॉग के आधार पर चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये कैसे चलता है, लॉग के आधार पर चलता है, ठीक है, LOG लॉग। फिर भूकंप की तीव्रता, गहनता और क्या है, आघात मापने के लिए मतलब भूकंप की तीव्रता, गहनता या आघात यानी कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसको नापने के लिए रिक्टर स्केल के अलावा संशोधित मर्केली स्केल का भी यूज किया जाता है। मतलब कितना घातक, कितना विनाशकारी हो सकता है, रिक्टर स्केल से आप पता करते हैं, उसके अलावा आप मर्केली स्केल से भी इसको पता कर सकते हैं। इसका नामकरण जो है जी मर्केली करके एक विकास करता है, उनके नाम पे रखा गया। इसमें लिखा है, इसमें भूकंप को उनकी तीव्रता के बजाय क्या हो, उससे हुए जो नुकसान है ना, मतलब हम तीव्रता नहीं नाप रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हम देख रहे हैं नुकसान कितना हो गया, उसके आधार पे नापते हैं कि भूकंप कैसा था, या नुकसान या आघात के आधार पर बताते हैं कि भूकंप कैसा था, बहुत तीव्रता कम तीव्रता की, मतलब किस प्रकृति का था। तो इस पैमाने का प्रयोग कम होता है, कौन सा वाले का, ये वाले का, मर्केली स्केल का कम होता है, क्योंकि इसे जो है ना रिक्टर की तुलना में कम वैज्ञानिक मान्यता मिली हुई है, ठीक है। ये अनुभव जो है ना प्रधान स्केल, ये अनुभव प्रधान स्केल है, इसका मापन 1 से 12 तक होता है, उसका रिक्टर का 0 से 10 तक, इसका 1 से 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रिक्टर मर्केली स्केल की बात कर लेते हैं। ये 0 से 10 तक जा रहा है, इसका पैमाना 1 से 12 तक जा रहा है। ये जो है ओपन एंडेड स्केल है। ये मतलब इसका मतलब ये हो गया, यदि भविष्य में ऐसा भूकंप उत्पन्न होता है जिसमें ज्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है, तो इस स्केल का जो मान जो है ना बढ़ाया जा सकता है। मतलब अभी जितनी ऊर्जा का आ रहा है, भविष्य में इससे ज्यादा का अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके मान को बढ़ा देंगे।
ये क्या क्लोज एंडेड है, मतलब ये 1 से 12 से ऊपर हम जाएंगे ही नहीं। अब ये जो है लघु गणितीय है, मतलब लॉगरिथमिक, यानी हमने देखा था लॉग लिखा हुआ था। हाँ, इस पैमाने पर है, इसका इसमें जो है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड में 1 की वृद्धि होने पर क्या है, तरंगों का जो आयाम है वो 10 गुना बढ़ जाता है। इसका अर्थ ये है कि रिक्टर स्केल का प्रत्येक स्तर प्रत्येक अपने पिछले स्तर से 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, 10 गुना बढ़ जा रहा है। और ये सामान्य रेखीय स्केल है। ठीक है, कैसा है, लाइनर। ये कैसा है, लॉगरिथमिक, राइट। रिक्टर एक क्या है, मात्रात्मक स्केल है, अतः इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी होती है। ये गुणात्मक है, इसमें क्या है, बस व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो भूकंप की तीव्रता है उसको प्रभावित क्या क्या कर सकता है, जैसे चट्टानी संरचना, मतलब पदार्थ का घनत्व बढ़ने के साथ साथ भूकंपीय तरंगों की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः ऐसी चट्टानी क्षेत्र जिसका घनत्व अधिक हो, वहां पे क्या है, भूकंप की तीव्रता बढ़ जाएगी, और दलदली भाग में ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि चट्टान का घनत्व ज्यादा है, तीव्रता बढ़ जाएगी। दलदली भाग का घनत्व कम होता है, तो जो है ना, तीव्रता कम रहेगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है जिससे तीव्रता बढ़ जाए, वो है तरंगों की तीव्रता। मतलब तरंगों की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता बढ़ती है, और कम होने के साथ साथ कम हो जाती है। फिर भूकंप मूल की गहराई पे भी डिपेंड करता है। भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होगी, भूकंप की तीव्रता उतनी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से अगर बहुत पास अगर से भूकंप स्टार्ट होगा, तो एकदम से यहाँ पहुंचेगा, एकदम से बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। लेकिन अगर इतनी नीचे से पहुंचेगा, तो हो सकता है उसकी तीव्रता ऊपर पहुंचते पहुंचते कम हो जाए। ठीक है, तो इतना विनाशकारी नहीं होगा। गहरे और मध्यम भूकंप मूल वाले जो भूकंपों की तुलना में क्या है, कम भूकंप मूल वाली जो गहराई है, वही वाली बात है। कुछ समझने की, पर्यावरण की वजह से भी भूकंप की तीव्रता बढ़ती है। जैसे जहाँ पेड़ पौधे, प्राकृतिक वनस्पति, जंगल, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है, वहां भूकंप की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। यानी अगर आप चाहते हैं भूकंप कम मतलब भूकंप कम फील हो, तो वहां पेड़ पौधे और प्राकृतिक वनस्पति ऐसा कुछ होना चाहिए। फलतः विनाश का खतरा भी कम रहता है। ठीक है, एक तो जो है निर्वनीकरण की क्रिया में क्या है कि वृद्धि से क्या होता है, भूस्खलन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, और जिससे भूकंपीय घटनाओं और तीव्रता में वृद्धि होती है। यानी कि जहाँ वनस्पति, जहाँ पे वन नहीं है, वहां पे भूस्खलन, भूस्खलन की वजह से भूकंपीय घटनाएं, तीव्रता, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें भूकंप प्रभावित क्षेत्र या पेटी की बात करते हैं। यहाँ लिखा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ओके, इसमें विश्व के लगभग 63% भूकंप यहीं पे आते हैं। कौन सा? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। चलो इस पेज को थोड़ा सा छोटा किया जाए, ताकि आप और आसानी से इसे समझ पाए। तो गाइस, ये जो पेटी है ना, ये कौन सी पेटी है, मैं दिखा देती हूँ इस मैप में। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गोल 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 गोल, तो ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, कैसे पता चलेगा भी ये प्रशांत महासागर है? देख ले। देखिए ये क्या है, ये वाला जो एरिया है ना, ये रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ चाइना है, ये रशिया है। ठीक है, ये वाला आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और ये पूरा है पैसिफिक ओशन। तो गाइस, पैसिफिक ओशन के चारों तरफ वाला जो हिसाब किताब है ना, लाल 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 दिख रहा है, ये पूरी एक पेटी है, पूरी एक रिंग है। ठीक है, ये उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पे आ रहे हैं, ज्वालामुखी भी यहीं मिलेंगे, भूकंप भी। कितने परसेंट? 63%। ये दो शाखाओं में जो है विभक्त है। पहली शाखा एशिया के कम चटका प्रायद्वीप से लेकर क्या है, क्यूराइल और जापान, फिलीपींस, पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है, और दूसरी शाखा चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होते हुए अलास्का तक। मतलब वही है कहानी। अगर आपको वो देखना आता है ना, वर्ल्ड मैप, तो आप समझ जाएंगे। तो गाइस, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखेंगे ना, यहाँ से कम चटका, फिर आपको मिलेगा यहीं पे आपको जापान मिलेगा, क्यूराइल मिलेगा, सॉरी जापान, फिलीपींस, यहाँ वाला एरिया, ये फिलीपींस वाला एरिया इधर हो जाएगा। फिर यहाँ पे द्वीप समूह बहुत सारे मिल जाएंगे। एक तो ये वाला एरिया बता दिया इसने, और दूसरा इसने क्या बताया, ये वाला, यहाँ पे पेरू, चिली वाला, चिली मिलेगा, पेरू मिलेगा, ऐसे करके ऊपर मध्य अमेरिका मिल जाएगा, फिर उसके बाद ये अलास्का मिल जाएगा। तो एक एरिया इसने ये वाला बता दिया। ठीक है, दोनों एरिया देखिए। तो इस क्षेत्र में क्या है, भूकंप का सीधा संबंध क्या है, प्लेटों के अभिसरण, भ्रंशन और ज्वालामुखी सक्रियता से होता है। मतलब अब प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, भ्रंशन हो रहा है, और क्या होता है, ज्वालामुखी आती है। इसकी वजह से भूकंप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि गहरे, छिछले, मध्यम, तीनों प्रकार के भूकंप आते हैं। मतलब गहरे, छिछले, मध्यम, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, उस हर तरीके के भूकंप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, तो इस क्षेत्र में विश्व के कितने 21% जो है भूकंप आ रहे हैं, और प्लेटों के अभिसरण के कारण आ रहे हैं। ठीक है, जो भ्रंश मूलक भी है और संतुलन मूलक भी है। ठीक है, ये पेटी जो है ना, पुर्तगाल, ये आप यूरोप में चले गए। यूरोप वाला एरिया कहाँ दिखाऊं मैं अब आपको, यहाँ ये कुछ इस साइड वाला, ये वाला एरिया। ठीक है, अब देखिए समझते हैं।
हाँ, तो ये जो है पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इटली, यूनान, टर्की, ईरान, उत्तरी भारत और म्यांमार तक पहुँच गया। मतलब ऐसे समझिए कि हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ये वाला आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसे, 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 ये भारत है आपका और ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे पुर्तगाल यूरोप है, ये यूरोप है, ये एशिया है आपका, ठीक है? ये आधा कर दो। तो यहाँ से पुर्तगाल आता है, स्पेन आता है, इटली आता है, ऐसे चलते-चलते आप पहुँच गए ईरान विरान, पहुँचते-पहुँचते इंडिया पहुँच गए, इंडिया के बाद म्यांमार पहुँच गए। ये वाली पेटी की ये बात कर रहा है, ठीक है? मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन-सी पेटी की बात कर रहा है? आइए इसमें देखें। तो गाइस यहाँ पे ये बात कर रहा है ये वाली पेटी, ये वाली पेटी, ये वाली पेटी, ये वाली पेटी, इसकी बात कर रहा है, ठीक है? अब इसने आगे क्या कहा? भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भारत का हिमालय और म्यांमार की पहाड़ियाँ और यूरोप का जो है एल्प्स जो श्रेणी है पूरी, तो ये क्षेत्र आता है, ठीक है? यानी कि ये यहाँ से यहाँ एल्प्स श्रेणी मिल जाएगी, यहाँ हिमालय मिल जाएगा, म्यांमार वाला एरिया मिल जाएगा। तो ये इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है, ठीक है? और इसको जो है आप एल्पाइन पेटी, एल्प्स हिमालय भी कहते हैं, एल्पाइन पेटी भी इसको कहते हैं, ठीक है गाइस? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। मध्य अटलांटिक पेटी की भी बात कर लेते हैं। तो ये सामान्यतः इस पेटी में क्या है, कम तीव्रता के भूकंप आते हैं जो प्लेटों के अपसरण से रूपांतरण, भ्रश के निर्माण और दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं, ठीक है? कम तीव्रता के आते हैं। ये उत्तर में क्या है, आइसलैंड से लेकर दक्षिण में आपका बोवेट द्वीप तक फैले होते हैं और इस पेटी के ज्यादातर भूकंप जो है विषुवत रेखा के पास वाले क्षेत्र में आते हैं। अब आप ढूंढिए अटलांटिक महासागर, ये रहा आपका अटलांटिक महासागर, यहाँ वाले भूकंप की ये बात कर रहा है, ठीक है? सबसे ज्यादा कहाँ विषुवत रेखा के पास आते हैं। विषुवत रेखा आपको कहाँ मिल जाएगी गाइस? तो ये आपको वहीं यहाँ कहीं मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगी, विषुवत रेखा के आसपास आपको ज्यादा भूकंप मिल जाएंगे, ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है? अब अन्य क्षेत्र में है पूर्वी अफ्रीकन पेटी हो गई और एक हिंद महासागरीय पेटी हो गई। ये तो आप मैप पे जानते हैं कौन सा एरिया है। अब भूकंप के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो भूकंप को उसकी जो है विनाशकारी प्रभाव के कारण जो है मानव के लिए अभिशाप माना गया है, ठीक है? विनाशकारी अभिशाप है। यद्यपि क्या है, भूकंप के कुछ लाभकारी प्रभाव भी हैं, जैसे देखेंगे। तो विनाशकारी प्रभाव देखिए इनके भैया, नगरों का नष्ट होना, जान माल की क्षति होती है, ये सब हम देखते ही हैं। आधारभूत संरचना जैसे पुल, रेल की पटरी होगी, भवन, ये सब इन सब की क्षति होती है। भूकंप के कारण क्या है होता है, भूस्खलन होता है, ये जो मिट्टी जो पहाड़ों पे जाते हैं, आप देखें पहाड़ टूटते हुए गिरते हैं, बाढ़ आती है, आग लगना, ये सारी आकस्मिक घटनाओं को जन्म देता है भूकंप। अच्छा, कई बार क्या है समुद्री, ये लिखा है विश्व के, ठीक है। अब लिखा है कई बार क्या होता है समुद्री भाग में भूकंप आ जाने से क्या होता है, सुनामी जैसी आपदा पैदा हो जाती है, जिससे जो है तटीय क्षेत्र है वहां पे बहुत तबाही हो जाती है, राइट? मतलब अगर सपोज कि यहाँ पे भूकंप आ गया, कहाँ है, भारत 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 भारत, सपोज कि यहाँ बे ऑफ बंगाल में भूकंप आया, समुद्र के अंदर भूकंप आया, इसकी वजह से जो यहाँ पे पानी की लहर है वो तेजी से बढ़ गई और ये तट की तरफ आ गई, राइट? तो वहां पे तबाही। लाभकारी प्रभाव क्या है भैया, ये देख लेते हैं पहले। भूकंप के गर्तों का निर्माण, भूकंप से क्या होता है, गर्तों का निर्माण होता है, गड्ढे जैसे बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जल एकत्र हो जाता है, झील जैसा काम करने लगता है, यानी पानी की एक तालाब जैसा, झील जैसा बन जाता है। ये लाभ है, ठीक है। अब सागर के तटीय भागों में क्या होता है, तटीय भागों में भूकंपीय क्रियाओं के कारण क्या होता है, निर्मित खाड़ियां प्राकृतिक बंदरगाह के लिए क्या है, उचित स्थान प्रस्तुत करती है, मतलब बंदरगाह बन जा रहे हैं, ठीक है? भूकंप से उत्पन्न दबाव और भ्रंशन के कारण क्या है, मूल्यवान और दुर्लभ खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, धरातल पे आ जाते हैं। प्रमुख खनिज पदार्थ जो है अंदर से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी भूकंप से क्या होता है, नए धरातलीय क्रस्ट का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो आगे बाहर जाता है और फैल जाता है, सूख जाता है, एक नया क्रस्ट, धरातलीय क्रस्ट बन जाता है, ठीक है? भूकंपीय लहरों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में क्या है, जानकारी मिल जाती है, मतलब इससे आप बता सकते हैं पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है, ठीक है? ये लाभ हो गए जो अजीब से है, ठीक है? नुकसान तो हम ज्यादा देखेंगे इसमें। अच्छा, अब सुनामी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, तीन चीज पढ़नी, भूकंप हम पढ़ चुके हैं, अब सुनामी की बात करते हैं। ये क्या है, एक जापानी शब्द है, एक बात, इसका मतलब होता है बंदरगाही लहर, बंदरगाह पे जो लहरें होती है वो, ठीक है? बंदरगाही लहर, ठीक है? सुनामी जो है उच्च ऊर्जा वाली क्या होती है, महासागरीय, दीर्घ महासागरीय तरंगे होती है। इसकी उत्पत्ति महासागरीय तल में घर्षण या प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न अत्यधिक तीव्रता के भूकंप से होती है। मतलब रिक्टर स्केल पे देखें तो 7.0 का अगर भूकंप आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो समुद्र की का पानी है वो हिलने लगता है, लहरें बनती हैं, लहरें आगे बढ़ती हैं, तटों तक जाती हैं और उसको हम बोलते हैं सुनामी, ठीक है? अब ये भूकंप अंदर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, भ्रंशन की वजह से आ रहा है या फिर प्लेटों के टकराने की वजह से आ रहा है, ठीक है? समुद्र के नीचे जो प्लेट है वो एक दूसरे से टकरा रही है तब।
महासागरीय भूस्खलन, तटीय क्षेत्रों में हिमस्खलन या महासागरीय तली पर होने वाली ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न उत्पत्ति से भी जो है आपकी सुनामी रूपी लहरों का जन्म होता है। मतलब वही बात इससे कही कि अगर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है उसकी वजह से भूकंप, भूकंप की वजह से क्या हो रहा है, सुनामी आ रही है। जहाँ गहरे महासागर में सुनामी की लंबाई सर्वाधिक, तरंग की ऊंचाई कम होती है, वहां जैसे जैसे सुनामी जो है तट की ओर अग्रसर होती है, यानी कि तट की ओर आती है, तो इसकी लंबाई में कमी और तरंगों की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं स्वाइलिक प्रभाव। चलिए समझते हैं फिर से। सपोज कि ये हो गया, ये है तट, भूकंप यहाँ, सुनामी यहां से आना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब आप बहुत दूर हैं तट से, तो क्या होता है कि जब आप बहुत दूर हैं और तट की तरफ आ रहे हैं, सुनामी तट की तरफ आ रही है, तो उसकी लंबाई कम होती है, ठीक है, सॉरी, लंबाई बहुत अधिक होती है यहाँ पे, लेकिन उसकी जो ऊंचाई होती है ना, जो इनकी पानी की तरंगों की ऊंचाई होती है ना, वो कम होती है। ऊंचाई कम, लंबाई ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ आने लगते हैं तो लंबाई कम हो जाती है और तरंगों की जो ऊंचाई होती है वो बढ़ जाती है, जैसे ही आप तट के पास आ जाते हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्वाइलिंग, स्वेलिंग प्रभाव, राइट। इसे का अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक, जबकि महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है। गति की बात, महासागरीय तट पे न्यूनतम, और समुद्र के बहुत अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा होती है। सुनामी तरंगे जो है छिछले जल की तरंगे मानी जाती है, और ये क्या है, ज्वारी तरंगों से अलग होती है, भिन्न होती है, ठीक है। सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति जो है प्रशांत महासागर में होती है, मतलब अगर आप देखें तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा। यही कारण कि इस क्षेत्र में सुनामी से सर्वाधिक जन धन की हानि होती है। वैसे हिंद महासागर में क्या हुआ था ना 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में, तो 2004 को आए भूकंप के कारण क्या है, बहुत बहुत शक्तिशाली सुनामी की उत्पत्ति होती है, जिससे क्या होता है, जान जन धन की हानि हो रही थी। अब 2011 में क्या होता है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में शक्तिशाली सुनामी की उत्पत्ति हुई, जिससे जिससे क्या होता है, जापान में भारी तबाही मच गई। तो ये दो सुनामी के बारे में बता दिया इसने। एक 2004 में जो भारत में जिससे तबाही हुई, और एक 2011 की बात बता दी। सुनामी का इसने लिखा है, यहाँ लिखा है डार्ट, मतलब डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, राइट, DART, डार्ट, ओके। अब यहाँ पे लिखा है सुनामी का पता लगाने और प्राप्त सूचनाओं को प्रभावित क्षेत्र तक त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए एक एक खास तकनीक है ये। मतलब सुनामी का पता लगती है और इसकी जानकारी उन क्षेत्रों तक पहुंचा देती है जहां सुनामी आ सकती है, राइट। फिर इससे क्या है, सुनामी से होने वाले जो प्रभाव या विनाश है उससे पहले ही बचा जा सकता है। अब इसके क्या है, दो प्रमुख भाग होते हैं। जैसे एक होता है सुनामीटर, एक होता है आपका सुनामीटर। पता है इसमें क्या है, समुद्र तल से आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है। इससे आप ये बता सकते हैं कि सुनामी आएगी, कैसी आएगी, ठीक। और एक हो गया आपका सिग्नलिंग और कम्युनिकेटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी दी जाती है। मतलब पहले वाले से आपको पता चल जाएगा सुनामी आ रही है, दूसरे वाले से आपको ये है कि आप जिस जिस क्षेत्र में वो सुनामी आने वाली है उसमें पहले से ही आप सूचना दे दीजिए, भैया खाली कर दो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने भूकंप और सुनामी की बात कर ली, अब बची है ज्वालामुखी, ठीक है।